हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आईएएस पीसीएस चैनल। और करंट इशू एनालिसिस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की डेट है 19 अगस्त 2023। अब से हम डेली बेसिस पे करंट इशू एनालिसिस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा करंट इशू में उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियोज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होने वाली है। उसके अलावा जो पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं जो अलग अलग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्पेशली उत्तराखंड पीसीएस के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि यूपी पीसीएस वाले भी देना चाहते हैं, या बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस वगैरह जितने भी स्टेट पीसीएस है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये थोड़ा सा मेरे बारे में, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक हैंडबुक को रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप जो वर्ड होते हैं उनको ड्रॉप किया है और उनके अल्टरनेटिव में वर्ड्स को रखा है। जब भी कोई वकील जब वहाँ पे ट्रायल होते हैं तो वो वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे कि जेंडर स्टीरियोटाइप प्रमोट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक निकाली है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेरोगेटरी हैं फॉर वुमेन्स के लिए, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दिखाते हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे कि आप यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में देखिए कि ये जो वर्ड हैं, जो इस साइड के वर्ड हैं जो कि अभी तक यूज होते थे, वो एक जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करते थे। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करते हुए किसी भी चीज़ को उस जेंडर से रिलेट करना। जैसे कि देखिए जब भी कोई चाइल्ड है, सपोज वो ट्रैफिकिंग होती है उसकी, और वो प्रोस्टिट्यूट के उसमें चले जाती है, प्रोस्टिट्यूट के धंधे में चले जाती है। तो क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो तो खुद से नहीं गई है ना उस धंधे में, उसको लाया गया है, उसको ट्रैफिक्ड किया गया है। तो कभी भी हम जब यूज़ करते हैं वर्ड, तो उस चाइल्ड के लिए भी प्रोस्टिट्यूट ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो ट्रैफिक्ड की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस तरीके से अलग अलग ऐसे वर्ड है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और सोसाइटी में उनकी जो पहचान है उसी तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से ना हो, इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले हैं अपने हैंडबुक में जो कि अब से यूज नहीं होंगे। इसके अलावा अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अडल्ट्रेस की जगह अब वुमेन, अब ये यूज होगा वुमेन हैज़ इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। इसके अलावा अफेयर की जगह होगा यूज रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। इसके अलावा जो बास्टर्ड वर्ड यूज होता है इस ये यूज ना हो कि अब ये होगा नॉन मैरिटल चाइल्ड और चाइल्ड हुज पेरेंट्स वी आर नॉट मैरिड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा और भी लिस्ट है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्रक्स है चीज़ का समझने का, वो यहाँ पे देखिए। कैरियर वुमेन की जगह अब सिंपल वुमेन यूज किया जाएगा। कार्नल इंटरकोर्स की जगह सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जाएगा। चेस्ट वुमेन की जगह अब सिर्फ वुमेन यूज किया जाएगा। देखिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की जगह अब ये यूज किया जाएगा, देखिए चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है अपनी हैंडबुक के जरिए, ताकि चीज़ें अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव है क्या? देखिए सिंपल ऑब्जेक्टिव इसका है कि हमारा जो जुडिशल डिस्कोर्स है वो मोर इक्विटेबल हो सके, अनबाइस्ड लैंग्वेज हो सके, कि किसी पर्टिकुलर सेक्स को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको टारगेट ना किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसको शिफ्ट किया जाए किसकी तरफ, मोर मॉडर्न एंड रिस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड प्रमोट इक्वल राइट फॉर इंडिविजुअल। हर किसी के लिए, देखिए कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मेरे लिए ऐसे वर्ड यूज किए जाए जो उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको कम कर दें। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें जो परसेप्शन होगा, इससे क्या होगा कि जो परसेप्शन होगा जो सोसाइटी में किसके लिए, वुमेन्स के लिए, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनको भी रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाएगा। अब देखिए जो हैंडबुक है, बहुत सारे सोच रहे हैं कि जो हैंडबुक है उससे क्या केस की मेरिट पे क्या आउटकम्स में चेंजेस आएंगे, जो केस होगा उसके आउटकम में चेंज आएगा? नहीं। देखिए केस की जो मेरिट होगी उस पर ही लड़ा जाएगा। बस जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, इस स्टीरियोटाइप्स जो वर्ड हैं उनको नहीं यूज किया जाएगा। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो हैंडबुक्स में वो यूज किए। देखिए इवन when the use of stereotypes does not alter the outcomes of case, outcomes of
केस चेंज नहीं होगा इसमें, बस ये चेंज होगा कि क्या लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज है उनको रेनफोर्स किया जाएगा। ठीक है, देखिए द वर्ड आर द व्हीकल थ्रू विच द वैल्यू ऑफ द लॉ आर कम्युनिकेटेड। देखिए हम सिंपल जो कॉम वैल्यूज़ हैं जो लॉ की उसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उन वर्ड्स के थ्रू। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गएंगे। इसके अलावा देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुप्रीम कोर्ट का या लोअर कोर्ट्स का अभी उतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अभी हाल में ही जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी उन्होंने कहा है कि जो जजेस के चैम्बर हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा, जो कोर्ट रूम है उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से एक अच्छा स्टेप है हमारे जुडिशरी के लिए। साथ साथ में ई कोर्ट्स के लिए भी अभी तक ई कोर्ट्स भी बनेंगी अलग अलग लोअर कोर्ट्स में, ताकि जो पूरा प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, ताकि पूरा प्रोसेस इंटीग्रेट करें और जो जस्टिस है वो एसेसिबल हो सके सब लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं उसका क्रक्स मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ चलते हैं नए नए टॉपिक पे। यहाँ पे है प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों इसमें न्यूज़ में था, पहले तो हम ये देखते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसका जिक्र हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 77th इंडिपेंडेंस डे था उस टाइम पे किया था। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये है क्या, इसके बारे में डिटेल जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये 2024 में अब क्या हो रही है, इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नाउ सबसे पहले देखते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च किया गया था 2015 में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। इसको 2015 से 2019 तक पहले लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2024 तक इसको कर दिया गया था। नाउ ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आ जाता है। नाउ इसको क्यों लाया गया था, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड टू एग्जीक्यूट प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए सबसे पहले देखिए आप सभी को पता है जो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज सेगमेंट है जो अर्बन में रहते हैं उनके लिए जो शॉर्टेज होती है किसकी, जो घरों की शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। देखिए टू टैकल द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अर्बन हाउसिंग अमंग इकोनॉमिकल डिसएडवांस सेगमेंट। तो इकोनॉमिकल डिसएडवांस सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे ये हो गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, या लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं या मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम्स लाई गई थी। स्पेशली हमें क्या करना था, उन लोगों के लिए पक्का मकान देना था, यानी कि ड्यूरेबल एंड परमानेंट हाउस की हमें क्या करना थी, उसके लिए बनाने थे, ड्यूरेबल एंड परमानेंट हाउस बनाना था। ठीक है, तो इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो 3 लाख तक की जिनकी एनुअल इनकम है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए कौन है एलिजिबल होंगे, जिनकी 6 लाख एनुअल इनकम है, और मिडिल इनकम के कौन से लोग होंगे जिनकी 18 लाख मिडिल इनकम ग्रुप है, सॉरी एनुअल इनकम है इनकी। अब देखिए जो कंपोनेंट है इसके कंपोनेंट क्या क्या है, देखिए बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट है। आप कभी भी जब प्रधानमंत्री आवास योजना को पढ़े तो इसको 4 कंपोनेंट्स में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। इन सीटू का मतलब क्या होता है, एक होता है सर इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। देखिए इन सीटू में होता है क्या, इन सीटू में साइट पे ही मतलब उसी पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ये एक फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो इसी फॉरेस्ट एरिया के इसी को ही प्रोटेक्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया इन सीटू हमने क्या किया कंजर्वेशन करा। वहीं यहाँ सपोज ये फॉरेस्ट एरिया और इस फॉरेस्ट एरिया में कुछ बर्ड रहते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनको कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको पकड़ के हमने क्या कर दिया जू में ले आए, तो क्या हो गया एक्स सीटू हो गया। एक्स सीटू का मतलब होता है कि साइट के जहाँ पे वो रह रहे थे उससे अलग जाके हमने क्या किया उनका कंजर्वेशन किया। तो इन सीटू डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे पहले ही से क्या होगा कोई यहाँ पे स्लम रहा होगा
और उसी स्लम को हमने फिर से क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो इंस्टीट्यू स्लम रीडेवलपमेंट इसका पहला कंपोनेंट है। दूसरा क्या होगा ना कि जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स दी जाएंगी किनको, जो बेनिफिशरी हैं। तो सपोज अगर 6 लाख का लोन है तो वहाँ पे 6.5% का जो लोन अमाउंट है उसकी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी इंडिविजुअल को। इसके अलावा 9 लाख पे 4% ऑफ लोन अमाउंट का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, तो इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, ठीक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग देना है जो कि सेंट्रल असिस्टेंट करेगा 1 लाख फॉर ईच इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि ड्वेलिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अफोर्डेबल हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्शन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो आजकल की डेट में जो हाउसेस की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है किनको, जो कि बेनिफिशरी हैं। और बेनिफिशरी मैंने क्या बोला, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेनिफिशरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हेंसमेंट। देखिए जो बेनिफिशरी होंगे इसके अंदर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बेनिफिशरी होंगे उनको क्या किया जाएगा, कुछ सम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे, सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी, जो कि वो खुद से अपना मकान को बना पाए। तो इसमें कितनी सेंट्रल असिस्टेंस दी जा रही है, ये देखिए 1.5 लाख ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट दी जा रही है उन इंडिविजुअल के लिए जो खुद से अपना मकान बनाने जा रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अब देखिए फीचर्स की बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री आवास योजना के फीचर कौन है। तो पहला फीचर क्या है कि हम अभी बताया था मैंने कि ड्यूरेबल पक्का मकान की बात कर रहे थे, हम ड्यूरेबल परमानेंट मकान की बात कर रहे थे, पक्का मकान की। तो इसमें क्या होगा, ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट होंगी जिसमें वाटर, किचन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट वगैरह सारी होगी, जो कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 आप सभी को पता ही होगा। तो इससे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या हो रहा है कि आर्टिकल 21 भी सर्व हो जा रहा है। इसके अलावा देखिए अगर घरों में टॉयलेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, किचन होगा, तो जो वुमेन्स होगी उनको काम करने में अच्छा वो जो काम करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे। तो जिससे कि हमें क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उनका टाइम सेव होगा, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस एक्स्ट्रा टाइम में वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जिससे कि वुमेन अपग्रेडेशन या वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। इसके अलावा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, जो अर्बन पुअर्स हैं, जो अर्बन में जो पुअर्स रह रहे हैं उनके लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल सके, टाइम बचेगा, स्किल्स इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा टॉयलेट होंगे, किचन होंगे, तो उस कुल मिला के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उनका बढ़ जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी मिल जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जब मिल जाएगी तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिल जाएगा। इसके अलावा जब एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, इंटायर जो इंडियंस हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोग्रेस है वो कितनी गई है अभी तक। तो इसके अंदर जो 118.9 लाख हाउस को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से 76.2.5 लाख जो हाउसेस है उन पे लोग रहने लग गए हैं। इसके अलावा देखेंगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड ही कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए क्या होगा ना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ही एक इनिशिएटिव है जो कि लिखा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा ना कि जब मकान बनाए जाएंगे किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बिल्डर्स ने वगैरह ने बनाए होंगे, जो कि कांटेक्ट करेगा किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके। और उससे क्या होगा कि जो माइग्रेंट है, जो अर्बन माइग्रेंट पुअर हैं, जो उनको जो हाउसेस हैं वो आसानी से मिलते नहीं हैं या रेंट पे, हाई रेंट पे मिलते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, सपोज ये हाउस बने हुए हैं, इन हाउसेस में क्या होगा, उन्हें रेंट पे घर दिए जाएंगे और वो भी किस बेस अफोर्डेबल होंगे वो, यानी कि ऐसे ऐसे इतने रुपये पे या इतने पर मंथली इतने दिए जाएंगे ताकि वो उस चीज़ को वहन कर सकें। या अगर जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि जैसे अगर दिल्ली जैसे सिटीज़ में 10,000 में एक महीने में कमरे का किराया देना पड़ता है उनको, तो इन अफोर्डेबल जो हाउसेस हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर वो वहाँ जाते हैं रहने के लिए तो उनको हो सकता है 2,000 या 3,000 में ही
वो हाउसेस मिल जाएँ रहने के लिए। इसके अलावा जो अंगीकार कैंपेन है, अंगीकार कैंपेन में देखो क्या है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए एक कैंपेन है, जिसमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, कंज़र्वेशन करना है, किसका वाटर का हो गया, एनर्जी का हो गया। इसके अलावा हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है, हेल्थ एंड सैनिटेशन और हाइजीन पे ध्यान रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करके, कम्युनिटीज़ जो हमारी हैं उनको मोबिलाइज़ करके, उनको बोल के, उनको बोला जाएगा, कैंपेन करके, अलग-अलग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को ये बोला जाएगा कि आप क्या करें, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए, वाटर कंज़र्वेशन, एनर्जी कंज़र्वेशन पे ध्यान रखिए, हेल्थ एंड हाइजीन को बढ़ाइए, ठीक है? तो देखिए, जब भी हम वाटर एनर्जी कंज़र्वेशन की बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात करते हैं, तो एसडीजी गोल्स हैं हमारे पास। वो एसडीजी गोल्स कौन से हैं, जो कि बात करते हैं क्लीन एंड ये सैनिटेशन एंड हाइजीन की, कौन से एसडीजी हमारे यहाँ पे हैं, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा देखिए, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही है, जिसमें क्या करेंगे कि अलग अलग जो ये एक प्रकार से एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे और वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, हाउसेस को बनाएंगे, ठीक है? जो कि क्या होंगे, सस्टेनेबल होंगे, इको फ्रेंडली होंगे और डिजास्टर रेजिलेंट होंगे। तो इस तरीके से आपने देख दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, किस तरीके से ये स्टार्ट हुई थी, अब ये कब ख़त्म होने जा रही हैं। इसके अलावा अदर कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। देखिए, ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, चाहे अदर पीसीएस के लिए हो, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, विंध्यागिरी क्या है? देखिए, विंध्यागिरी क्या है, अभी क्या हुआ है कि हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक लॉन्च सेरेमनी को अटेंड किया है, जिसमें विंध्यागिरी जो शिप है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया था, किसके द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, उनके द्वारा। तो ये विंध्यागिरी क्या है, एक शिप है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया है। नाउ इसको डिस्कस करने से पहले चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट 17 है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट 17 क्या है। देखिए, जो प्रोजेक्ट 17 है उसको लॉन्च किया गया था 2019 में। इस प्रोजेक्ट 17 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट एक प्रकार की शिप ही हुई है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब स्टेल्थ गाइडेड क्या हुआ, स्टेल्थ गाइडेड, अब देखो स्टेल्थ गाइडेड का मतलब क्या होता है। स्टेल्थ गाइडेड वो चीज़ भी जो कि किसी भी रडार को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, या वो लो ऑब्जर्वेबल होती है, या अनडिटेक्टेबल होती है इनेमीज के द्वारा। देखिए, सपोज यहाँ पे एक शिप है। अब सपोज रडार, इनेमी का रडार यहाँ है, तो इनेमी का रडार अगर इसको डिटेक्ट कर लेगा हमारे शिप को, तो ये आसानी से हमारे शिप को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्टील्थ, जो अगर हम इसको स्टील्थ बना देंगे अपनी शिप को, तो क्या होगा, उनका जो रडार है ना, उसका जो रडार की जो रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जिससे कि हमारा जो शिप होगा वो अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल क्या होती है और स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। इससे क्या होगा ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी आल्सो इंफ्रारेड सिग्नल्स ऑफ शिप। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जो शिप होती है, शिप से इंफ्रारेड जब सिग्नल जाते हैं, तो सामने वाला जो इनेमी होता है वो अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से इन इंफ्रारेड्स को क्या कर देता है, डिटेक्ट कर देता है, और उसे लग जाता है कि सामने से कोई आ रहा है, ठीक है? तो वो अपने अलर्ट पे चले जाएगा। बट अगर ये इंफ्रारेड को ही क्या नहीं करेगी, इमिट नहीं करेगी, तो सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा और हम आसानी से अपने इनेमी को मात दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनाई गई है। नाउ इसका देखो, जो प्रोजेक्ट 17 है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके अंदर हम टोटल 6 या 7 वो फ्रिगेट, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें से जो सबसे पहला था वो नीलगिरी था। देखिए, जितने भी हम इसमें बना रहे हैं ना, वो सारे के सारे पहाड़ों के नाम से बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट था नीलगिरी, उसके बाद हो गया उदयगिरी, उसके बाद हमने तारागिरी बनाया था, उसके बाद हिमगिरी बनाए थे, और अब देख पा रहे होंगे हम विंध्यागिरी बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसके नाम से, ये रेंजेस के नाम है या पहाड़ों के नाम है। समझ गए आप बात को।
अब देखिए इससे क्या होगा, देखिए जैसे हम प्रोजेक्ट 17A के अंदर ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, देखिए इसमें देखिए आप बताता हूँ मैं आपको कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 75% जो हम चिप्स बना रहे हैं वो इंडिजीनियसली बना रहे हैं। इंडिजीनियस का मतलब खुद से बना रहे हैं, भारत के द्वारा खुद से ही डेवलप किया जा रहा है। किन किन के द्वारा, इंक्लूडिंग एमएसएमई और अदर अदर कंपनीज के द्वारा। तो देखिए इससे क्या होगा ना, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। और वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। देखो प्रोजेक्ट 17A क्या शोकेस करता है यहाँ पे, ये जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बताया, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और शोइंग देख इंडिजिनियस इनोवेशन इज इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देखिए जब हम ये विंध्यागिरीज बना रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी जो इंडो ओशियन रीजन है, हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, वहाँ हमें जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या जो चैलेंजेस हैं उनसे हम निपट सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो नेवी है वो प्रोएक्टिवली क्या करेगी, एड्रेस करेगी जो सिक्योरिटीज थ्रेट्स हैं जो कि हो सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में या अदर जगह पे। ठीक है, इससे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी और सेफ्टी नेट हमारा इंक्रीज होगा इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो आई होप आप विंध्यागिरी को समझ गए होंगे, प्रोजेक्ट 17 के बारे में भी आपने समझ लिया होगा। नाउ पढ़ते हैं लखपति दीदी स्कीम्स के अंदर। देखिए लखपति दीदी स्कीम्स क्या है। ये लखपति दीदी स्कीम एक ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिसके अंदर हम जो वुमेन्स है उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। और कितनी वुमेन्स होंगी, लगभग 2 करोड़ वुमेन्स की स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंक्रेज करेंगे उनको कि आप इस्टेब्लिश कीजिए माइक्रो इंटरप्राइजेज थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम क्या करेंगे, जो वुमेन्स हैं उनको क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे उनका, और उनको प्रमोट करेंगे, उनको इंक्रेज करेंगे कि हम वो क्या करें, माइक्रो इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश कीजिए। आप सभी को पता होगा जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत कामयाब हुआ है। अबाउट 50% ऑफ द जो एक्सपोर्ट होता है हमारा वो एमएसएमई से ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एमएसएमई में माइक्रो इंटरप्राइजेस, एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस से वुमेन्स का हम क्या करना चाहते हैं कि उनकी जो इनकम्स है वो बढ़े। और 2 करोड़ वुमेन्स को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं लखपति दीदी के अंदर। अब इन 2 करोड़ वुमेन को जब हम डेवलप करेंगे तो उनकी इनकम को हम एनुअली लैक्स में करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम लखपति दीदी पड़ा है। अब स्कीम्स के बारे में समझ लीजिए। जो लखपति दीदी स्कीम है थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया। जो लखपति दीदी जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, इसमें हम जो रूरल एरिया की जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करेंगे, उनको इंक्रेज करेंगे कि स्टार्ट कीजिए भाई माइक्रो इंटरप्राइजेस, ताकि आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बने। देखिए जब वुमेन्स जब इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनती है तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग में जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नेंस है उसमें भी उनका क्या होता है, भागीदारी होती है। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से उनकी अलग अलग इंडिपेंडेंसी हो जाती है, जैसे कि अभी डिसीजन मेकिंग की बात मैं कर रहा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर। 2 करोड़ वुमेन्स को हम मिलीनियर्स बनाना चाहते हैं, यानी कि लखपति बनाना चाहते हैं थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। बात करेंगे अभी थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। आप सभी को पता है GS2 यूपीएससी के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में वहाँ पे जिक्र है, टॉपिक है, तो वो टॉपिक भी आज आपका पूरा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगर वो यूपीएससी के जो सिलेबस है उनमें उसमें कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को भी हम क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो डिस्कशन है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगी। इसके अलावा देखिए फोस्टरिंग मतलब बढ़ाएंगे, वुमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, किसमें, वर्क फोर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देखिए वर्क फोर्स में जब देखिए इंडिया के अंदर 50% लगभग 50% वुमेन्स है,
और अगर वो काम ही नहीं करेगी तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। अगर उनकी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जब वुमेन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा वर्क फोर्स में। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो अभी वुमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ 25% के अराउंड है, और कहीं कहीं तो ये बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी बात हम कर चुके हैं। उनको उनको इस तरीके से स्किल देंगे कि वो हर साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा पाएँ। स्किल कौन कौन सी कवर्ड होंगी, जैसे प्लम्बिंग की, एलईडी बल्ब मेकिंग की, जैसे एंड ऑपरेटिंग रिपेयरिंग ड्रोन्स। इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स दी जाएंगी, छोटी छोटी स्कीम, जिससे कि वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को क्या कर सके, डेवलप कर सके। नाउ यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे गांव की बहुत सारी महिलाओं को क्या किया जाता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। अब इस ग्रुप का काम क्या होता है ना, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करना जो कि जिनसे उनका सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सारी वुमेन्स इकट्ठा हुई, सारी वुमेन्स आपस में इकट्ठा हुई, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो सेविंग्स हैं उसको भी क्या करेंगे, उसका एक पूल बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वो उसका पूल बना के लोन्स ले सकती हैं, जिससे कि वो अलग अलग इंटरप्राइजेस को चला सकती हैं। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। तो देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जो कि एक ग्रुप है किसका, इंडिविजुअल का। प्राइमरीली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो वुमेन्स का होता है, जो एक साथ आते हैं, वो एड्रेस करते हैं कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंट्स नीड्स को। देखिए, ये एक सिग्निफिकेंट रोल है एडमिनिस्ट्रेटिंग इकोसिस्टम बाय एम्पावरिंग वुमेन। इससे क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किनका, वुमेन्स का, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रास रूट इकोनॉमिक्स को। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ हाउ डू वुमेन्स हेल्प सेल्फ ग्रुप कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, इसकी बात करते हैं। देखिए, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, किस तरीके से एक पूरक है सेल्फ हेल्प ग्रुप किसकी, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं। देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं वो पार्टनरशिप करती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोलैबोरेट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा एट ए डिफरेंट लेवल, चाहे वो लोकल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो। वहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जब गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा या कोई एनजीओज के द्वारा एक साथ मिल के आएंगे, तो वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स को जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वुमेन्स का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, उनको स्किल प्रोवाइड की जा सकती है, उनका सोशल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप होती है जब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम जो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं बहुत सारी वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम है। जैसे हम बात करेंगे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात करेंगे, इसके अलावा नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन हो गया, इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो गया। तो इन जो ये सभी प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, इनमें अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना तो वुमेन्स ही पार्ट्स ले रही हैं, और स्पेशली अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस दिया जाएगा, किनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप समझते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि सारे लोगों के पास एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो क्रेडिट उनके लिए एसेसिबल होना चाहिए, क्रेडिट मतलब उनको आसानी से लोन मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समावेश होना। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर लिंक टू फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिंक किया गया है। अब किस तरीके से, एक स्कीम है, ये एक प्रोग्राम है, नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम। तो जो नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंक प्रोग्राम है, ये क्या काम करेगा, ये रोल अदा करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा किसके थ्रू, वो बाय एसेसिंग क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब लोन देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर वो किसी काम को करना चाहते हैं। उनकी जो सेविंग्स है, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा
इसके थ्रू नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंक प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू नाबार्ड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव सेव आर 30,000 करोड़ कलेक्टिवली, तो ये देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा क्या होगा भाई, लास्ट माइल डिलीवरी हो सकेगी। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्ट एज इंटरमीडिएटरी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, किसके बीच में, गवर्नमेंट एजेंसी एंड कम्युनिटी के बीच में, ताकि लास्ट माइल जो सर्विस डिलीवरी हो वो इंश्योर की जा सके। तो सपोज यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ टाई किया गवर्नमेंट के साथ, और कुछ ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जो कि लोगों तक पहुंचाई जाए। तो एक इंटरमीडिएटरी का यहाँ पे काम भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा अब नाबार्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल को अदा किया है, किस में, पोवर्टी को रिड्यूस करने में। मिलियंस ऑफ वुमेन गॉट आउट ऑफ पोवर्टी, ठीक है। तो किसकी वजह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या हुआ है कि वुमेन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। जब वुमेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका कंट्रीब्यूशन पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स में उनकी एक छाप छूटेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, देखिए जैसे मिशन शक्ति प्रोग्राम है उड़ीसा का, इसके अंदर 7 लाख वुमेन्स है जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि क्या हुआ, उनका एम्पावरमेंट हुआ और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाया विभिन्न जगह में, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात तो हम करते ही हैं, उनको स्किल देते हैं, उनको बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स हम सिखाते हैं, स्किल अपग्रेडेशन करते हैं, उनको नॉलेज शेयरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एजेंसी, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, लास्ट माइल डिलीवरी, इसके अलावा ग्रास रूट पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे कुदुम श्री जो कि केरला का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसकी केस स्टडी दी जाती है जब भी हम जिक्र करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। देखिए 25 साल कंप्लीट हो गए हैं ये जो कुदुम श्री जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि केरला का है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जो वुमेन्स की जो कंडीशन है ना जो केरला के अंदर, इसने इसको पूरा चेंज करके रखा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अदर केस स्टडीज़ की बात करें तो मिशन शक्ति प्रोग्राम है, इसके अलावा सवा शक्ति प्रोजेक्ट, SWA जो शक्ति प्रोजेक्ट है राजस्थान का, या बाबा जालेश्वर जो ये प्रोग्राम है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन जो ये अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वुमेन्स की जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने में, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने में, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। तो आई होप आप ये जो सारी चीज़ें हमने लखपति दीदी के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने बताया यहाँ पे देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हैंडबुक लेके आए हैं जिससे कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको कम किया जाएगा। तो ये सारी विंध्यागिरी के हम बारे में हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे जो करंट इशू एनालिसिस है उसको करते रहेंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक ऐसे छूट गए हैं जो अभी भी करंट अफेयर में चल रहे हैं, तो उनको आज या कल इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ना कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से या आपको अपीजमेंट करने के लिए हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल इंटायरली फोकस ऑन द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम को ही निकालना है, इसलिए हम चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर आपको करंट इशू एनालिसिस जो हमने यहाँ पे पढ़ाया अगर वो आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं इन चीज़ों के बारे में भी अगर आपको बताना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।